रिलायंस के साथ डील टूट जाने के चलते फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में तेज बिकवाली है और रिलायंस में भी पिछले कुछ घंटे में हम बिकवाली तेज होती हुई देख रहे हैं। 2% से ज्यादा टूट गया ये भी शेयर। लेकिन अब यहां से फ्यूचर ग्रुप की राह क्या होगी और रिलायंस को इस पूरे मामले में क्या मिला है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा और निवेशकों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं ये बताएंगे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। पहले अंकुर के पास चलेंगे। अंकुर, ये बताइए कि अब जो है फ्यूचर्स ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो कितनी बढ़ गई हैं और ये बताइए कि क्रेडिटर्स जो हैं यानी कि जिन बैंकों ने कर्ज दिया है ग्रुप को वो अब क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो लेंडर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और करीब 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो उनको बकाया जो भुगतान नहीं हुआ है। अब इसके लिए इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दी हुई है एनसीएलटी में, लेकिन वो फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ इंडिविजुअली फ्यूचर रिटेल के लिए है। लेकिन अब आइडिया ये है कि फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक साथ रिजोल्यूशन करने के लिए ग्रुप इंसॉल्वेंसी की अर्जी दी जा सकती है एनसीएलटी में और ये इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई के दौरान हो सकता है। कोई सेपरेट पिटीशन को मूव करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से वीडियोकॉन का जो केस था वहां पर भी ग्रुप इंसॉल्वेंसी हुई थी, वैसे ही अब शायद ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्यूचर ग्रुप के लिए हो सकती है। हम अगर यहाँ पे बात करें कि ये आखिर ये नौबत क्यों आई, तो करीब 69% जो लेंडर्स थे उन्होंने वोट किया था डील के खिलाफ और इस वजह से ये डील फाइनली आरआईएल ने बोला कि डील टूट गई। अंकुर, हमने देखा था कि फरवरी में रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स को भी एक्वायर किया था करीब 950 की संख्या में। ये बताइए कि उन स्टोर्स का क्या होगा और इस डील को टूटने के बाद क्या रिलायंस को कुछ इससे हासिल हुआ है क्या? जी, बड़ा ये पेचीदा सवाल है क्योंकि रिलायंस को स्टोर्स ज़रूर मिल गए हैं। रिलायंस ने लीज पर सारे स्टोर्स ले लिए थे पिछले साल अप्रैल में, मतलब फ्यूचर ग्रुप के बजाय रिलायंस के पास ये स्टोर्स चले गए थे और अब चूंकि फ्यूचर ग्रुप ने करीब 3,000 करोड़ रुपए बकाया को नहीं चुका पाया, जो 947 स्टोर्स हैं वो फरवरी में रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन ये स्टोर सिर्फ उनके पास है, उनके अंदर का जो सामान है वो सारा उस पर जो मालिकाना हक किसका होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट लेंडर्स ने 15 मार्च को एक पब्लिक नोटिस भी दिया था जिसमें बोला था कि वहां पे जितने भी एसेट्स हैं उस पर लेंडर्स का पहले हक है। तो ये सारी जो बाद में जानकारी होगी कि किसको मिलेगा वो शायद सिर्फ कोर्ट में ही फैसला हो सकता है। ठीक है, चलिए अब शेयर धारकों की बात करेंगे। आज देखिए फ्यूचर ग्रुप के जो भी शेयर हैं 6 लिस्टेड कंपनियां और वहां पर हम देख रहे हैं कि 20% तक ये शेयर टूट गए हैं। दरअसल पूरी की पूरी जो उम्मीद जो टिकी थी वो रिलायंस के साथ डील को लेकर टिकी थी और जो ही ये डील टूटी है उसका साफ साफ असर आ रहा है शेयर के भाव में। डिम्पी, पूरी उम्मीद थी रिलायंस की डील से, क्या माने कि अब जो निवेशकों का फ्यूचर है वो पूरी तरह से अंधकार में है और क्या ये कहना सही है? और ये बताइए क्या कोई उम्मीद बची है क्या अभी? देखिए, आपने जो मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं ना, अपने आप में यही एक पूरी लाइन है और एक पिक्चर है जो बयान कर देगी कि रिटेल निवेशक कहाँ पे खड़े हैं। उनका फ्यूचर ज़रूर अंधकार में है। वजह आपको बता दें, जैसे 2 बड़े प्लेयर्स आप खुद भी बता रहे थे, मेरे सहयोगी अंकुर, वो कह रहे हैं कि एक तरफ फ्यूचर ग्रुप है, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो खड़ा है वो रिटेल निवेशक खड़ा है। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डील टूटने पर एक पूरा मामला अब IBC के अंदर जा सकता है, यानी कि अब आगे चल के इंसॉल्वेंसी होगी इसकी, जो पुरानी प्रक्रिया होती है। और बार बार अंकुर हमको ये याद दिला रहे हैं कि आप वीडियोकॉन वाले केसेस में जाके देखिए, तो वीडियोकॉन वाले केसेस में आपको साफ पता लग गया होगा कि रिटेलर्स के हाथ में कुछ नहीं आया था। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बराबर की कंपनी या फिर कोई बड़ी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी नहीं आती है, तो फिर ये जो 27,000-28,000 करोड़ का कर्ज है जो कि मोटा मोटी रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रहा था, वो अब क्या दूसरी कंपनी दे पाएगी? इस तरह के एटमॉस्फेयर के बाद क्या दूसरी कंपनी भी उतना ही पैसा देगी? ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 30% का कट भी लगा देंगे तो ये पैसा 20,000 करोड़ से नीचे खिसक जाएगा। और इस दिक्कत के अंदर ये क्या होगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि प्रोसेस है, IBC की प्रक्रिया है और IBC की प्रक्रिया ये कहती है कि पहले आपको लीगल्स देना पड़ेगा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर, फिर बाद में निवेशक आएगा, रिटेल निवेशक आएगा। अगर मान लीजिए 27 से 20 भी मामला हो गया तो रिटेल निवेशकों के पास कुछ नहीं आने वाला। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, कंपनी के पास जो 25 से 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, इसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर है, खुद प्रमोटर का स्टेक भी इसके अंदर इंक्लूड है जो कि प्लेज पड़ा हुआ है आगे चल के। अब आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो डील हुई है उसमें अभी तक का नुकसान कितना हुआ है।
अगर वैसे आप मोटा मोटी देख रहे हैं तो एक साल में निवेशक ऑलरेडी 50% का घाटा उठा ही चुके हैं, क्योंकि हमने जो आपके सामने डाटा रख रहे हैं ये वो सारी कंपनीज है जो फ्यूचर ग्रुप की हैं। करीब 6 कंपनीज ऐसी हैं, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसमें फ्यूचर के ग्रुप के प्रमोटर ने कोई स्टेक नहीं खास बेचा, लेकिन सब में गिरावट 50% से ज़्यादा है। और मैं सिर्फ इसी साल की आपके बात बता रहा हूँ, यानी कि एक साल में निवेशक ऑलरेडी अपने पैसे का 50% गंवा चुके हैं। और ये डील क्रैक होने से, आईबीसी में जाने से ये प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है कि निवेशकों को अगर मिला भी तो बहुत कम मिलेगा, तो हो सकता है ना भी मिले। इसलिए हमने जो आपको पहली तस्वीर दिखाई थी अंधकार में फ्यूचर, मोटा मोटी यही कहानी सामने निकल के आती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो निवेशक हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। उम्मीद थी, वो भी उम्मीद टूट गई है। और बिल्कुल डिम्पी ने सही कहा है कि अगर कोई बड़ी कंपनी रिलायंस की साइज़ की या फिर अमेजॉन की साइज़ की अगर वो उसको अक्वायर नहीं करती है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये देखा गया आमतौर पर कि जो भी कंपनी आईबीसी में जाती है, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया फेस करती हैं, तो जो कंपनी आती है काफ़ी औने पौने दाम पर खरीदती है। और शायद यही फ्यूचर ग्रुप के साथ ही होता हुआ दिखेगा। और जो लेंडर्स हैं उनको एक भारी हेयर कट लेना पड़ सकता है, यानी कि जो पैसा उनका बकाया है उससे काफ़ी कम उनको जो सामने जो कंपनी बोली लगाएगी उनसे मिलती हुई दिखेगी। इसके चलते जो निवेशक है उसका पक्ष बहुत ही कमजोर है और भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। अंकुर और डिम्पी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस पूरे मसले को एनालाइज किया और ये भी समझाया कि इसमें कंपनी का पक्ष क्या है और निवेशकों के लिए अब क्या बचा है इस पूरे मामले के बाद। मंदार, आप स्टॉक्स देखिए, स्क्रीन पूरी की पूरी रेड है। जो भी फ्यूचर ग्रुप के शेयर हैं आप देखिए 20% तक ये शेयर टूट गए हैं। और शेयर नहीं टूटे हैं, दरअसल उम्मीद टूटी है किसी भी रिकवरी की, किसी भी फायदे में आने की, या फिर उनके जो शेयर प्राइस थे जो अब लगातार गिर रहे थे वहां से किसी सुधार की। मंदार, ये बताइए कि अब तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है शेयर धारकों को, और अगर आईबीसी में जाती है तो अभी तक का जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि संभव है कि कुछ ना मिले, या फिर ये है कि मिले भी तो बहुत ही मामूली। क्या जो भी पैसे अब इसमें बचे हुए हैं शेयरों में, वैल्यू हालांकि बहुत कम हो गई है, क्या ये बेहतर होगा कि अब बेच के निकल जाएं, जो मिल रहा है उसको वसूल लें? बल्कि मंदार, शायद आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा अभिषेक, आपने सही कहा कि बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पैसा बचा है वो इंपॉर्टेंट है, वो मेहनत का पैसा है, वो ले लेना चाहिए। ऐसी अनसर्टेनिटी में अगर बने रहें और अगर आगे जाते हुए कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता है या प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो भी आपका पैसा इसमें जाने वाला है, पैसा अटक के बैठने वाला है। उससे अच्छा आप निकल जाओ, जब भी मिलता है, चांस मिलता है। लोअर सर्किट में है स्टॉक्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जब भी चांस मिलेगा तब इसमें से निकल जाओ, वो पैसा दूसरे किसी स्टॉक में लगाओ, वो अच्छी बात होगी। मंदार, छोटा सा एक और सवाल है। स्टॉक्स देखिए आप, कोई 20% के लोअर सर्किट पर है, कोई शेयर 10%, 15% के, कोई 5% के। आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है कि ये सर्किट खुलेगा? क्योंकि बेचेंगे तो तब जब सर्किट खुलेगा। अभिषेक, सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है कि ओपन होते हुए ही सर्किट लग गए, यानी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो ओपन में ही सर्किट लग गए। लेकिन आप जो इन्वेस्टर हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ओपन के वक्त भी अगर चांस मिलता है ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ तो करके इसमें से निकल तो जाना है। अगर नहीं निकल जाते, सिर्फ देखते बैठते हैं, तो आज 28 रुपए का भाव अगर कल 2 रुपया हो जाता है तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। वो बेचते थे 27 नहीं, 20 25 में बेचो, 22 में बेचो, जो कुछ रहेगा निकल जाओ। ऐसे स्टॉक में बने रहने में क्या मतलब है कि जिसका बिजनेस ही नहीं है और आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, तो उसमें बने रहने में कुछ मतलब नहीं है। ज्यादा अब इमोशंस अटैच नहीं करना चाहिए। जो कुछ बचा है, मौका मिलता है तो आप निकलने की कोशिश कीजिए।